डिमेंशिया बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिसमें ब्रेन की सेल्स के रैपिड डिजनरेशन की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स, जिसमें कॉमन समस्या भूलने की समस्या जिसको हम कॉमनली जानते हैं, नई चीज़ों को याद रखने में समस्या कि आज क्या हुआ, आज कौन मिलने आया, कल हम किससे मिले, कल क्या बात हुई थी, इनको भूलने की समस्या यूजुअली से शुरू होती है। डिमेंशिया की जेनेटिक फॉर्म्स अर्ली एज डिमेंशिया में भी हो सकती है, लाइक यंग ऑनसेट डिमेंशिया, यंग ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज जिसको हम बोलते हैं, या फिर कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो ट्रीटेबल या रिवर्सिबल कॉजेज होते हैं, उनमें भी अर्ली एज में डिमेंशिया हो सकता है। जब भी कोई डिमेंशिया का पेशेंट आता है तो कोशिश करते हैं रिवर्सिबल कॉजेज फाइंड आउट करने के लिए। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रिवर्सिबल, तो उसके सारे सिम्टम्स हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, उसको बेस लाइन पर ला सकते हैं मरीज को, यदि हम फाइंड आउट कर लें कि क्या कॉजेज हैं। रिवर्सिबल डिमेंशिया के कॉमन कॉजेज में विटामिन डेफिशिएंसी लाइक। नमस्कार। किसी अपने को धीरे धीरे बदलते हुए देखना, पहचान भूलते हुए, अपने ही परिवार को अजनबी समझते हुए देखना बहुत तकलीफ देने वाले एक्सपीरियंसेस में से एक है। डिमेंशिया एक ऐसी जर्नी है जिसमें सिर्फ मरीज ही नहीं, पूरा परिवार बदलता है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिमेंशिया को कैसे पहचाना जाए, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और वो कौन सी बातें हैं जो हम जान लें तो शायद हम किसी अपने की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। डिमेंशिया के बारे में जानकारी देने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल खंडेलवाल। आप सीके बिरला हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन हैं। फिर वही सवाल की डायग्नोसिस, एक तो हम सिम्टम्स से कुछ कुछ तो समझ सकते हैं, बट जब प्रॉपर डायग्नोसिस की बात आती है तो वो किस तरीके से कंफर्म किया जाता है? डिमेंशिया का डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकल मीन्स सिम्टम्स के बेसिस पर, साथ में कुछ हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, लाइक मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है जो शॉर्ट टर्म है, या मोका टेस्टिंग है, या फैब टेस्टिंग है, या डिटेल हायर मेंटल फंक्शन टेस्टिंग है। वो हम पेशेंट में डिटेल में बात करके उनसे करते हैं। उनसे हमको हेल्प मिलती है कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं जो अफेक्टेड हैं। एंड देन फाइनली कुछ रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, साथ में स्पेसिफिक कुछ इन्फेक्शन के लिए मार्कर्स, कुछ ऑटोइम्यून मार्कर्स, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। एंड लास्ट में ब्रेन इमेजिंग में सीटी या एमआरआई, मोस्टली एमआरआई प्रेफर्ड होता है। एमआरआई के अलावा आजकल उन सब में स्पेक्ट वगैरह जो हायर इमेजिंग है वो मेथड भी हम लोग यूज करते हैं। कई जगह जेनेटिक टेस्टिंग भी अवेलेबल होती हैं इस चीज़ के लिए कि कुछ जीन्स रिलेटेड जो है उसके लिए। इंडिया में अभी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, बट फिर भी कुछ जगह होती है इसके लिए। तो इन सब बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस प्लस क्लिनिकल एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उनकी बेसिस पर हम लोग डिमेंशिया का डायग्नोसिस करते हैं। सर, अभी आपने कुछ टेस्ट के नाम लिए जैसे मोका, फैब, ये क्या टेस्ट हैं? मैम ये बेसिकली क्लिनिकल टेस्ट हैं, दे आर नॉट ब्लड रिलेटेड या एमआरआई रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हम पेशेंट को सामने बिठाकर उनसे कुछ क्वेश्चंस, पर्टिकुलर ब्रेन की लाइक फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, या पैराइटल, ऑक्सीपिटल, हर एक लोब से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम असेस कर सकते हैं कि ब्रेन का कौन सा लोब अफेक्टेड है। ऐसे ही एक जैसे मौका है तो मौका में ओवरऑल सारे ब्रेन के फंक्शंस, फैब में स्पेशली फ्रंटल असेसमेंट बैटरी, फ्रंटल लोब रिलेटेड जो डिस्फंक्शन है उसके हम कुछ टेस्ट कराते हैं। कई बार हम लोग कुछ मरीज को क्लॉक ड्राइंग टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो हम एक सिंपल क्लॉक बनाते हैं। क्लॉक में उसमें कुछ टाइम दिखाते हैं उसको, और मरीज को उसको कॉपी करने के लिए बोलते हैं। तो मरीज किस हिसाब से उसको क्लॉक को पूरा बना रहा है या नहीं बना रहा, या उसमें टाइमिंग किस हिसाब से वो जो 1 2 3 4 कहाँ लिख रहा है, किस हिस्से में लिख रहा है, घड़ी की सुइयों को एग्जैक्टली सही पोजीशन पे रख रहा है या नहीं रख रहा है, ये सब हमको मल्टीपल ब्रेन के जो लोब्स रिलेटेड फंक्शन है उन सबको बताते हैं। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में हम लोग कंप्लीटली 20-30 सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, उनसे रिपीटेशन करवा के देखते हैं कि हम लोग कुछ नंबर्स दिए, नंबर्स को माइनस में करके देखना है, या कुछ 3 या 4 शब्द दिए, उन 4 शब्दों को उनको रिपीट करने के लिए 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट्स में बोलते हैं कि वो रिपीट करके दिखाएं। तो इनसे हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को असेस करते हैं। तो ये कोई ब्लड या इमेजिंग रिलेटेड टेस्ट ना होके सिंपल क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है जो मरीज को सामने बिठाकर करने का कोशिश करते हैं। तो मुझे ये बात पता नहीं थी, मेरी मदर का ट्रीटमेंट आपके पास ही चल रहा है। आपने बोला था माइंड को एक्टिव रखना चाहिए, तो मैंने सोचा कि कलरिंग की बुक्स लेके आऊँ। लास्ट ईयर की बात है तो वो कलर किया करती थी, तो पहले वो अपने मन से कलर उसमें मैच कर लेती थी। अब काफ़ी 2-4 महीने से उनको कलर्स पहचानने में भी प्रॉब्लम होने लगी। तो यही इसी तरीके से करते हैं। डिजीज का प्रोग्रेशन जो होता है वो प्रोबेबली उनकी जो बीमारी है प्रोग्रेस कर रही होगी, इस वजह से उनके जो धीरे धीरे कुछ एक फंक्शन, जो नए फंक्शन लॉस हो रहे हैं उनके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो इन्हीं को हम क्लिनिकली, लाइक आप जैसे आपने बताया, कि उनको हम फॉलो करते हैं टेस्ट में हर एक पर्टिकुलर उसके लिए। कैलकुलेशन भी कई बार हम लोग करा के देखते हैं। सर, कैलकुलेशन मैंने 2 साल पहले करवा के देखी थी और मुझे तभी पता चला था, और तब मैंने कंसल्ट किया था। जो कैलकुलेशन में बहुत सिंपल सा 20 माइनस समथिंग, 20-5, लाइक सिंपल कैलकुलेशन इनिशियली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लॉस होती है, फिर बाद में सिंपलर कैलकुलेशन भी लॉस होने लग जाती है।
पर जिस वक्त वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रही थी तब वो कलर कर सकती थी, अब वो कलर भी नहीं कर सकती। इनको हम कई बार एग्नोसियाज भी बोलते हैं, लाइक विजुअल एग्नोसिया, उनको विजन से दिख रहा है बट उनका जो ऑक्सीपिटल लोब है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि कौन सा कलर है या किस कलर को हमको डिसाइड करना है। सर इसमें क्या साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन भी ज़रूरी होता है? मैम कई बार पेशेंट का बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है मरीज के लिए भी और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, तो उस कंडीशन में कई बार हमको साइकेट्रिक इवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार साइकेट्री से मिलने वाली बीमारियां भी डिमेंशिया को, जैसे मैंने बताया, सीवियर डिप्रेशन भी स्यूडो डिमेंशिया की टर्म में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हमको साइकेट्रिक इवैल्यूएशन की बिहेवियर के पॉइंट से आवश्यकता पड़ती है। सर जनरली ये होता है कि जब भी किसी बुजुर्ग को इस तरीके की कोई समस्या होती है भूलने वाली, या तो लोगों को ये लगता है कि ज़्यादातर टाइम तो यही लगता है कि एज से रिलेटेड है और ऐसा होना ही होना है, तो इसके लिए किसी डायग्नोसिस की, किसी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। आपके माध्यम से हमें बताना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट से क्या फ़र्क पड़ सकता है सर? देखिए डेफिनेटली हमको जब भी कोई परेशानी हो रही है, नई परेशानी निकल के आ रही है जिससे उसके डेली फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमको मरीज का डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर रिवर्सिबल डिमेंशिया है तो कम्प्लीटली ट्रीट हो सकता है, या इवन मरीज केवल डिप्रेशन की वजह से स्यूडो डिमेंशिया में भी है तो भी वो कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। इसके अलावा इवन अगर रिवर्सिबल ना हो कि इरिवर्सिबल डिमेंशिया भी है तो दवाइयों से उसकी प्रोग्रेशन की गति को धीमा कर सकते हैं, उसका प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो कर सकते हैं, थोड़ा डिलेड कर सकते हैं। इवन मेडिकल फील्ड इतना ग्रो कर रहा है, आजकल बहुत सारी एंटीबॉडीज़ भी आने लगी हैं लाइक अल्जाइमर्स डिजीज के लिए, दो उनका इफेक्ट अभी इतना पूरा असेस नहीं कर पा रहे हैं, बट जो वो एंटीबॉडी या न्यूअर ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस हैं उनको भी अवेल कर सकते हैं। कुछ लोगों में जो सिग्निफिकेंट बिहेवियर सिम्टम्स होते हैं, बहुत एग्रेशन होता है, जो फैमिली को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी हम दवाइयों से काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं, जिससे उनका डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, काफ़ी एक्टिव रहे और स्टेबल रहे। सर जैसे आपने अभी नई रिसर्चेस की बात की, ये क्या है, कुछ जीन थेरेपी भी है? अभी रिसेंटली लास्ट फ्यू ईयर्स में यूएस एफडीए अप्रूव्ड 2 एंटीबॉडीज आई हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिनको हम बोलते हैं, लीकेनिम्यूमैब एंड एड्यूकेनिम्यूमैब। ये एंटीबॉडीज यूएस एफडीए अप्रूव्ड हैं और इनको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। बेसिकली ये अल्जाइमर्स डिजीज के लिए हैं। अल्जाइमर्स डिजीज में जो एमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है तो उसके डिपोजिशन को वो डिले करती हैं, तो डिजॉल्व करते हैं वहाँ पे, तो उससे डिजीज का प्रोग्रेशन है, जो सेल्स का डिजनरेशन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कंप्लीटली रिवर्सिबल हो जाता है मरीज का डिमेंशिया, बट काफ़ी हद तक प्रोग्रेशन को डिले करने में हेल्प मिलती है। सर ये इंडिया में अवेलेबल है? इंडिया DGCI जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उससे अप्रूव नहीं है, दे आर क्वाइट कॉस्टली। सर और जीन थेरेपी भी अभी रिसर्च के प्रोसेस जीन थेरेपी भी रिसर्च में ही है, बट बहुत सिग्निफिकेंट अभी तक रिजल्ट्स उसके नहीं हैं जीन थेरेपी के, डिमेंशिया में पार्टिकुलरली अगर बात किया जाए तो। जब मेडिसिन की बात आती है तो आपने कहा कि मेडिसिन से इसका प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है, तो सर ये जो मेडिसिन हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? जो डिमेंशिया की मेडिसिन हम यूज करते हैं वो कई बार पेशेंट को थोड़ा डल कर देती हैं, लाइक उनका एग्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, डल हो जाते हैं, एक्टिविटी थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, सीडेशन ज़्यादा हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उनके नहीं होते हैं। अदरवाइज लीवर पे भी या उन सब पे भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिनको हम रूटीनली मॉनिटर करते हैं तो हमें पता चल जाता है, बाकी बहुत सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं इनकी मेडिसिन के। सर मेरे 1-2 फ्रेंड्स के फैमिली मेम्बर्स को भी रहा है और मैं भी फेस कर रही हूँ। हम चाहेंगे कि एक बार आप थोड़ा सा ये बताएं कि किस तरीके के चैलेंजेस फैमिली मेम्बर्स को आ सकते हैं इनको डील करते हुए इस तरीके के पेशेंट्स को। डिमेंशिया में जितना पेशेंट सफ़र करता है उतना ही उसकी फैमिली भी सफ़र करती है। चीज़ें इधर उधर रख के भूलना तो बहुत कॉमन चीज़ें है, लाइक लोग मार्केट गए हैं घर से कुछ सामान लेने के लिए, मार्केट जाकर भूल जाते हैं कि क्या सामान लेके आना था मेरे को, या किसने कितना पैसा दिया था उसका कितना कम या ज़्यादा करना, क्योंकि डिमेंशिया एक लाइफस्टाइल वाला डिजीज़ हो गया जिससे पेशेंट का डेली रूटीन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। पेशेंट को ये समझ में नहीं आता है कि मेरे को अपना काम डेली रूटीन का, लाइक कुछ लोगों को डिमेंशिया में कपड़े पहनने में दिक्कत आने लग जाती है, कुछ लोगों को खाना सामने रखा है, खाने को कैसे खाना है ये भूलने लग जाते हैं। कई बार उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है, पेशेंट का बहुत एग्रेशन हो जाता है पेशेंट को, या पेशेंट फैमिली मेम्बर्स को नहीं पहचान पाता है तो फैमिली मेम्बर्स को बहुत फील होता है कि मेरे को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, ये मैं का बेटा हूँ या बेटी हूँ। जब डिमेंशिया का कंप्लीटली ट्रीटमेंट या रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है और प्रोग्रेशन होता है तो और भी फैमिली मेम्बर्स बहुत इमोशनल होते हैं इस चीज़ को लेकर कि मेरी पेरेंट्स की या इनकी बीमारी बढ़ रही है और मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा कई बार जब चलने में दिक्कत होने लगती है उनको, तो बार बार रिकरेंट फॉल होने की कंडीशन या गिरने वाली कंडीशन, उससे ट्रॉमा, फ्रैक्चर्स, ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी, ये सब अदर कॉम्प्लिकेशंस। कई बार खाने में दिक्कत, मरीज खाना नहीं खाना चाहता है तो उसको फोर्सफुली खाना खिलाना, या कई बार नहीं खाते हैं तो जाइस ट्यूब नाक से नली डालकर फीडिंग देना, ये सब बहुत सिग्निफिकेंट इश्यूज़ होते हैं।
कुछ लोगों को लैटरिन या पेशाब का पता नहीं चलता है इस चीज़ के लिए कि वो कपड़ों में कर देते हैं। उनको इस चीज़ के लिए जो हम बोलते हैं लैक ऑफ सोशल इनिबिशन, जो सोशल जो पैरामीटर्स होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि यूरिन है या स्टूल जाना है तो हम एक लिमिटेड प्लेस पे वहाँ पर जाएं, तो लोगों को उसका पता नहीं चलता है। लोग टॉयलेट की जगह किचन में जाकर यूरिन पास कर देते हैं या किचन में जाकर या कहीं और जाकर स्टूल पास कर देते हैं। इवन उन लोगों को कई बार कपड़े पहनने का भी नहीं पता चलता है कि कपड़े पहनना है या नहीं पहनना है। तो ये सब बहुत सोशली एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है पेशेंट के लिए भी। पेशेंट को तो खैर पता नहीं चलता है, बट पेशेंट के जो परिजन हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को ये सब फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा भी पेशेंट का ध्यान रखना बहुत सिग्निफिकेंट बर्डन वाला काम होता है, जिसको हम केयर गिवर बर्डन कहते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बर्डन को किस तरीके से वो, जब पेशेंट मान लीजिए गुस्सा कर रहा है तो उसको किस तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं? देखिए, हम सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जब डिमेंशिया के पेशेंट को जो ना पुरानी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। यूजुअली जो एक अगर बहुत ज़्यादा सीवियर वो नहीं हो तो उसको जितना पॉसिबल हो फैमिलियर सराउंडिंग्स में, जब भी वो नई जगह पर जाएंगे तो उनका एग्रेशन या बिहेवियर चेंज बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि डिमेंशिया के पेशेंट का हमेशा एक फिक्स रूटीन रखिए। आप इस टाइम पर उनको सुबह मॉर्निंग में वेकअप करना है, इस टाइम पे उनको ब्रेकफास्ट करना है, लंच डिनर, या किस टाइम बेथिंग टाइम है, कहाँ किस टाइम पे घूमने जाना है। क्योंकि जब एक डेली रूटीन बन जाता है तो हमारे बैक ऑफ द माइंड मेमोरी में एक फिक्स हो जाता है, जो डिलीड मेमोरी में चलता रहता है और उसको हम रूटीनली करते रहते हैं। बट जब इन सब चीज़ों से एकदम उनका कुछ चेंज होगा, लाइक कुछ भी आपका डेली रूटीन चेंज करेंगे तो उनका बहुत एग्रेशन या बिहेवियर सिम्टम्स बहुत निकल के आएंगे इस चीज़ के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका इसके लिए यही है कि फैमिलियर एनवायरनमेंट में रखें, डेली रूटीन बनाएं उनका, और कुछ एक मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की हेल्प से हम उनको देते हैं जिससे उनका एग्रेशन थोड़ा कम हो। साथ में जब मरीज अगर किसी चीज़ पर गुस्सा है तो उसको उसके सामने से हटा दें। उनको बार बार उस चीज़ के लिए प्रवोक करेंगे तो मरीज को समझ में नहीं आएगा इस चीज़ के लिए, पर जब हमें पता है तो उसको प्रवोक करने की, जिस चीज़ से वो प्रवोक हो रहे हैं उसको वहाँ से हटा लें। These are simple measures which can help in decreasing the aggression. मतलब आप कहना चाह रहे हैं डाइवर्ट करना, कई बार कोई चीज़ नहीं हो पर वैसे भी अगर एग्रेसिव हो रहे हो तो डाइवर्ट कर दें उनके माइंड को, यही कर सकते हैं। डेफिनेटली, हाँ, यही कर सकते हैं, और एक रूटीन फिक्स रखें उनका। सर, अभी जैसे हम पेशेंट के केयर की बात करें तो क्या अपने इंडिया में कुछ सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं? इंडिया में सपोर्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ARDSI है और एक डिमेंशिया इंडिया ग्रुप्स हैं। बट हमको उससे भी ज़रूरी होता है कि खुद अपना एक सोशल ग्रुप बनाएं अपने सिटी में, और एक अपने विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पे कि, या जो पेशेंट हैं डिमेंशिया वाले, उनके साथ मिलकर केयर गिवर बर्नआउट कम करने के लिए या उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है, वो एक ग्रुप बना सकते हैं। इवन डिमेंशिया को लेकर इंटरनेट पर भी काफ़ी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है। बहुत सारे एसोसिएशन के थ्रू, या डिमेंशिया अगर अपन गूगल पर सर्च कर देंगे या अल्जाइमर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सर्च कर देंगे तो उसमें बहुत सारी जानकारी हमको केयर गिवर को स्पेशली, कि उनको कैसे उनके जो परिजन उनको डील करना है, कैसे उनको टैकल करना है, इस सब के बारे में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो वो हम हमेशा सर्च कर सकते हैं और मरीज की हेल्प कर सकते हैं। और मैंने देखा फेसबुक पर भी सर बहुत सारे इस तरीके के ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें सारे जो पेशेंट के केयर गिवर्स हैं तो वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें हर एक पर्सन का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बीमारी एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करती है, तो हर एक उसको टैकल करने के लिए पर्टिकुलर मेजर्स कैसे यूज कर रहे हैं लोग, तो वो आप देख सकते हैं और अपने परिजन के हिसाब से उसको हेल्प में ले सकते हैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि जो ये पेशेंट्स होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हम भाग जाएंगे। मेरी एक फ्रेंड के नाना जी को था तो उनको 2 चौकीदार उनके लिए रखने पड़े थे, तब जाके वो उनको घर पे रोक पाए थे। उसके बावजूद वो एक बार भाग गए थे, और जब वो 2-3 दिन वो गांव में थे और 3 दिन वो जब जाते रहे उनको कहीं कुछ खाने को नहीं मिला इस तरीके से, उसके बाद में उनके मन में वो डर बैठ गया कि बाहर अगर मैं भागूंगा तो मुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद वो नहीं गए, अदरवाइज वो भाग जाया करते थे। पेशेंट के भागने वाली कंडीशन में, क्योंकि उनको पता नहीं है, इसमें पैराइटल लोब डिसफंक्शन होता है, उनको ये पता नहीं होता कि कहाँ कैसे जा रहे हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसको भागने से रोकना। तो भागने से रोकने के लिए डेफिनेटली हमको एक जो लिमिटेड सराउंडिंग्स में कोई ना कोई केयर गिवर ऐसा होना चाहिए जो उनको हमेशा 24 घंटे उनका ध्यान रख सके, कहीं जाने से उनको रोक सके। और डॉक्टर की हेल्प से हम लोग मेडिसिन कुछ दे सकते हैं जो उनका इतना एग्रेशन, इतना जो ओवर एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिविटी है, उसको थोड़ा कम कर सकें और उनको भागने से रोक सकें। एक दूसरा चीज़ जो होता है कि अगर बाई चांस कोई पेशेंट बाहर निकल जाता है तो उसके लिए भी उनको रिस्ट बैंड है जिसमें आपका नंबर लिखा हो या आपका नाम लिखा हो, जिससे कि अगर बाई चांस वो बाहर निकल जाएं तो लोग कैसे उनको पहचानें, लोग उनके घर तक पहुंचाएं। तो लॉकेट में नंबर डाल के या रिस्ट बैंड है या कुछ चैन वगैरह इस तरह पहना कर हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि उनको आइडेंटिफाई करने में
हेल्प मिले। सर ये सारी बातें तो जब हैं जबकि डिमेंशिया हो चुका है, पर क्या कोई लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन है जो कि हम सबके लिए ज़रूरी है, वैसे हमें रहना चाहिए कि हम इससे बच सकें? और जिनको अगर सिम्टम्स दिखाई भी देने लगे हैं उन लोगों के लिए भी क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आप बताना चाहें? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमको ओवरऑल एज ए हेल्थ बेनिफिट अगर काउंट करें तो लाइक जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है या अल्कोहल है, स्मोकिंग, इन सबको हम कंट्रोल करेंगे तो ओवरऑल हमारा हेल्थ बेटर रहेगा। एज वेल एज ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि इन सबको कंट्रोल रखना। अपने दिमाग को जितना ज़्यादा एक्टिव हो सके, जितना ज़्यादा एंगेज हो सके चीज़ों में, उसमें एंगेज करें, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हमको अवॉइड करना चाहिए। और मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि लिमिटेड मल्टीटास्किंग जिससे हम कंसंट्रेट भी कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि हम किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और मल्टीटास्किंग की वजह से भी हमको स्ट्रेस हो रहा है। ये एक काफ़ी हेल्पफुल होता है कि अगर हम इन सब को कंट्रोल करेंगे तो। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जो हेड इंजरी होती है, वो एक इंडिया में बहुत कॉमन कारण है बहुत सारी बीमारियों का, एज वेल एज ब्रेन की रिलेटेड बीमारियों का भी। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से याददाश्त में कमी या दौरे आना या लकवा आना, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इससे बचाव के लिए हम गाड़ी सही स्पीड पर चलाएं, हेलमेट का यूज करें, अपने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको फॉलो करें, इन सब का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। सर आपने कहा कि माइंड को एक्टिव रखना चाहिए। आजकल तो ज़्यादातर माइंड लोगों का सोशल मीडिया में ही एक्टिव है, रील्स देखने में, तो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो होगा शायद। डेफिनेटली माइंड को एक्टिव रखने से मेरा मतलब है कि जितना हम सोशलाइज करें, पहले जो लोग एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, अपने बात शेयर करते थे, आजकल सब कुछ लॉनली, बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो बहुत लॉनलीनेस हो गई है। ये भी हमारे माइंड को इनएक्टिव करने में बहुत रोल प्ले करती है। तो जितना हम फ्रेंड सर्किल हो हमारा, उनसे मिलें, उनसे बातें करें। इवन लोग कार्ड्स खेलते हैं माइंड को एक्टिव रखने के लिए, या लूडो खेलते हैं सिंपल गेम्स में, सुडोकू या वर्क पहेली जो हिंदी में आती हैं वो सब फिलअप करते हैं। ये सब काफ़ी हेल्प रखते हैं हमको, लोगों का हेल्प करें। ये भी हमको डिफरेंट इनोवेटिव वेज होते हैं जो अपने को माइंड को एक्टिव रखने के में हेल्प कर सकते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बाद में भी ब्रेन हेल्थ है या ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिवेट रहेंगी और हमको डिमेंशिया होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। एक सर आपने कहा लोगों की हेल्प करें, इससे मुझे एक बात ध्यान आई, एक टाइम बैंक करके मैंने कहीं सुना है, वो चल रहा है कि आप अपना टाइम दूसरे बुजुर्गों को या इनको दें और फिर वो टाइम आपको बाद में अगर ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी मैंने तो। भी ये कंसेप्ट सुना है और ये शायद जयपुर बेस्ड ही है। जयपुर का ही है। तो वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कि जो जिन लोगों के पास फ्री टाइम है वो अपना टाइम एल्डरलीज के साथ स्पेंड कर रहे हैं और वो अपना एक डिपॉजिट हो रहा है उनके एक तरह से अकाउंट में, और इन केस ऑफ यदि उनको बाद में कुछ हेल्प लगे तो वो जिनके पास डिपॉजिट है वो दूसरे लोग उनकी हेल्प करने के लिए वो टाइम उनको दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है और फॉलो करना चाहिए इसको। जी। और सर एक अभी सोशल मीडिया पे मैंने कहीं पढ़ा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसका डिमेंशिया डिले करने में या कुछ इस तरीके का था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है एज सच एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाला चीज़ है जिससे अपन लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हैं हमारा, लाइक ओबेसिटी है या लिपिड्स हैं या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज या शुगर हमारा जो चल रहा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हमारा फिजिकल हेल्थ को भी बेटर करने में थोड़ा हेल्प करता है। हमारी जो ओबेसिटी को कम करने में भी थोड़ा हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें एज ए रिस्क फैक्टर अगर डिमेंशिया है तो इन सबको यदि हम कंट्रोल करने में हमारा फास्टिंग यदि हेल्प करता है तो वो ओवरऑल डिमेंशिया को प्रोग्रेशन में थोड़ा हेल्प कर सकता है। बट एज सच कोई प्रूवन स्टडीज नहीं है या ऐसे आर्टिकल्स नहीं है जो ये प्रूव कर पाएँ कि इससे इनको बहुत हेल्प मिलता है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है डिमेंशिया, जिसको मुझे लगता है बहुत सारे लोग आजकल इसको फेस कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है। गाँवों में तो खास तौर पर ऐसा होता है कि लोगों को ये बीमारी होती है मगर वो सोचते हैं कि ये बुज़ुर्गों की बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपने हमें इतना समय दिया और इतना विस्तार से इसके बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। आपके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत पर्टिनेंट थे इस चीज़ के लिए और आपने बहुत अच्छा क्वेरीज रेज की। तो जो हमेशा हमको डिमेंशिया को केवल यही चीज़ बोल के नहीं छोड़ना चाहिए कि ये एज रिलेटेड या बुढ़ापे की समस्या है, ये यंग एज में भी हो सकती है और साथ में ट्रीटेबल भी है कुछ हद तक। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा जब भी अपने किसी परिजन को डिमेंशिया या भूलने की समस्या या कुछ और बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इस वीडियो में हमने समझा कि डिमेंशिया को समय रहते पहचानना कितना ज़रूरी है, कौन कौन से टेस्ट से इसका कंफर्मेशन करते हैं और किस तरह से इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, और साथ ही
हमने उस थकान और टूटन की भी बात की जो अक्सर दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हर उस इंसान के भीतर धीरे धीरे घर कर रही होती है जो दिन रात देखभाल में जुटा है। अगर आप भी इस सफ़र से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी सिर्फ सही जानकारी और थोड़ी समझदारी से रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी सहारा दे सका तो इसे दूसरों से ज़रूर साझा कीजिए।